नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पूर्व मध्यकालीन बिहार की, जिसमें एक महत्वपूर्ण राजवंश हमको दिखलाई देता है। उसका नाम है मिथिला अथवा तिरहुत का कर्नाट वंश। इसका भाग 1 आज हम लोग देखेंगे और आज हम बात करेंगे कर्नाट वंश के विषय में। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बात है उस समय की जब पूर्व मध्यकालीन भारत में बंगाल के क्षेत्र में हम देखें तो सेन, इसके अलावा पाल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गढ़वाल तथा कलचुरी जैसे जो राजवंश हैं उनका प्रादुर्भाव हो चुका था और पुष्यभूत वंश के जो प्रतापी शासक हर्षवर्धन थे उनका शासनकाल समाप्त हो चुका था। इसके पश्चात ही यह स्थिति आती है। पाल राजाओं के समय में उनके सामंत के रूप में एक नए राजवंश का प्रादुर्भाव दिखलाई देता है बिहार के क्षेत्र में, जो कि बेसिकली मिथिला के क्षेत्र में होता है और उसका नाम होता है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के विषय में आज हम 3 राजाओं के विषय में जानेंगे। एक तो है नान्यदेव और दूसरे जो हैं वो हैं मल्लदेव और तीसरे हैं गंगदेव। तो 3 राजाओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कर्नाट वंश के विषय में। इस राजवंश का जो शासनकाल है, पूरे राजवंश का लगभग जो राजा शासन करते हैं वो 1097 से लेकर 1328 ईस्वी या फिर सीई कॉमन एरा में करते हैं। हम देखें कि मिथिला अथवा तिरहुत के कर्नाट वंश को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो जो कर्नाट वंश है, इसमें जो नान्यदेव आते हैं उनके समय में चूंकि यहाँ पर राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी, काफी कुछ बदलाव आया हुआ था। और इस क्रम में हम देखें तो जो इतिहासकार हैं वो कर्नाट वंश को, जो नान्यदेव का काल है, उसी के समय से इसको स्वर्णकाल मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार तो पूरे कर्नाट वंश के राजाओं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात कहते हैं कि ये मिथिला का स्वर्णकाल था। इस वंश को समराव अथवा देवराज वंश भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, एक तो कर्नाट है, दूसरा समराव है, तीसरा देवराज है। तो हम देखें जो समरावगढ़ है ये पड़ता है नेपाल के क्षेत्र में और इसी समरावगढ़ को पहली राजधानी के रूप में नान्यदेव, जो इस वंश का संस्थापक है, उसने बनाया। नेपाल के क्षेत्र से नान्यदेव का एक अभिलेख मिला हुआ है जिसके आधार पर यह पता चला है कि इस क्षेत्र में जो समरावगढ़ है, इस क्षेत्र में इन्होंने एक स्तंभ लगवाया हुआ था जो कि प्रस्तर का था, पत्थर का था और उस पर काफी कुछ जानकारी दिखलाई देती है। इनके समय में कहा जाता है कि कई सारे जो राजवंश हैं उनसे इनकी लड़ाई भी होती है। अभी हम आगे इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम नान्यदेव है, ये हमने देख लिया। कर्नाट वंश के इन्होंने 1098 से लेकर 1133 ईस्वी तक मिथिला पर शासन किया। तो कुछ लोग 1097 से ही मान लेते हैं कि कर्नाट राजवंश का उत्थान हो चुका था। इस वंश की राजधानी वर्तमान नेपाल के समरौनगढ़ या समरावगढ़ में थी। तो इस पर भी चर्चा कर चुके हम लोग कि किस तरीके से जो राजधानी थी, नान्यदेव ने नेपाल के क्षेत्र में जो समरावगढ़ है या सिमरानगढ़ है वहां पर बनाया हुआ था। कर्नाट वंश के उदय के समय इस क्षेत्र पर पाल शासक रामपाल का शासन था। तो जो रामपाल है संभवतः इसी के रहे होंगे सामंत कर्नाट शासक नान्यदेव
और धीरे धीरे करके इन्होंने पालों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा। कर्नाट वंश में शासन करने वाले शासकों का वंशक्रम नान्यदेव, गंगदेव, इसी के बीच में मल्लदेव, गंगदेव, नान्यदेव के दो लड़के हैं ये, नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्ति सिंह देव, हरि सिंह देव। किंतु आज हम जो चर्चा करेंगे वो नान्यदेव की करेंगे और इसके दोनों लड़के गंगदेव, मल्लदेव की करेंगे। तो आगे देखते हैं और अब यहाँ से देखते हैं कि जो नान्यदेव है इस वंश का सबसे पहला शासक, प्रतापी शासक, इसने क्या कुछ किया हुआ था, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो इस वंश के पहले प्रतापी शासक नान्यदेव ने लगभग 50 वर्षों तक मिथिला के क्षेत्र पर शासन किया। तो जो नान्यदेव है इसने लंबे समय तक शासन किया हुआ है। सर्वप्रथम इसी के काल में मिथिला में कला, साहित्य तथा मैथिली भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि किस शासक के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ, तो वो शासक है नान्यदेव। पेपर में ये भी पूछा जाता है, खासतौर से बिहार के बीपीएससी में या फिर जो विश्वविद्यालयों में जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पर भी इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। किसके समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ, तो नान्यदेव के समय में हुआ। मिथिला जिसकी सबसे पहली राजधानी कहाँ थी, या ये कहें कि मिथिला पर शासन करने वाले राजाओं की सबसे पहली राजधानी कहाँ थी जो कर्नाट वंश के थे, तो वो था समरानगढ़ या सिमरावगढ़ या सिमरानगढ़। तो इस तरीके से नेपाल से लेकर के और जो मिथिला तक का क्षेत्र है, तिरहुत तक का क्षेत्र है, वहां तक के क्षेत्र में ये राजा हमको शासन करते नजर आते हैं। इनके कई सारे अभिलेख बिहार के दरभंगा जैसे क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। सेन शासक विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख, तो जो विजय सेन है, सेन शासक है, इसके देवपाड़ा अभिलेख से हमें पता चलता है कि विजय सेन और नान्यदेव के मध्य संघर्ष हुआ था और इसमें नान्यदेव पराजित हो गया। तो जब नान्यदेव पराजित हो गया तो उसने क्या किया, बंगाल के शासकों को, जो सेन शासक हैं, उनको पराजित करने के लिए उसने गढ़वालों से अपने अच्छे संबंध बना लिए। उसने सोचा कि किसी तरीके से हम अगर मजबूत स्थिति में आते हैं और गढ़वाल हमारा साथ दे देते हैं तो शायद हम बंगाल के सेनों को पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरीके का भाव लेकर के नान्यदेव ने क्या किया, गढ़वालों का सहयोग मांगा और ये गढ़वाल उस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शासन करते नजर आते हैं, जिनका क्षेत्र कन्नौज, जो कन्नौज है, जिसको प्राचीन काल में महोदय नगर और मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में कान्यकुब्ज भी कहा जाता था। और ये वही कन्नौज है जिसके लिए त्रिपक्षीय या त्रिवंशीय संघर्ष हमको देखने को मिलता है। और इसी त्रिवंशीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट एक साथ हमको लड़ते हुए दिखलाई देते हैं। किसके लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज उस समय काफी धनवान हो चुका था, प्रतिभावान हो चुका था, गंगा के किनारे था, इसलिए वहां पर अच्छी खासी फसलें भी हो रही थी, जिस कारण से बहुत सारे राजा कोशिश कर रहे थे कि कन्नौज पर उनका अधिकार हो जाए। हालांकि वहां आयुध वंश का शासन होता है, चक्रायुध और वज्रायुध की कहानी देखने को हमको मिलती है, जो पपेट के रूप में बैठाए जाते हैं बारी बारी से कन्नौज की गद्दी पर। हम आगे देखते हैं। कलचुरी, सेन तथा गढ़वालों के पारस्परिक संघर्षों के मध्य उसने मतलब नान्यदेव ने अपने को सुरक्षित रखा। तो मैंने पहले ही कहा, ये वो समय है जब पाल, कलचुरी, सेन और गढ़वाल जैसे शासक आपस में सत्ता को लेकर के लड़ रहे थे कि किसकी सीमा कहां तक पहुंच जाएगी, कौन किस राजा पर अधिकार कर लेगा, किसका भूभाग किसके क्षेत्र में ज्यादा आ जाएगा।
इसको लेकर के जो संघर्ष चल रहा था, साम्राज्य विस्तार को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, उस क्रम में हम देखें तो जो नान्यदेव था कर्णाट वंश का, उसने अपने आप को इन लोगों के मध्य में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ था। उसने किसी से लड़ाई किया और किसी के साथ मैत्री भाव स्थापित किए, मैत्री संबंध स्थापित किए। इस तरीके से देखा जाए तो नान्यदेव एक प्रतापी शासक होने के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ शासक भी था। स्पष्ट रूप से उसके क्रियाकलापों से यह बात सिद्ध हो जाती है। नान्यदेव प्रारंभ में पालों का सामंत था। मैंने पहले ही बताया था कि पाल राजाओं के सामंत के रूप में कर्णाट वंश के शासकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें से प्रथम राजा जो नान्यदेव है वो दिखलाई देता है और वही संभवतः पालों का सामंत रहा होगा। किंतु बाद में उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो मैंने पहले ही कहा कि पालों का आखिरी समय में स्थिति थोड़ी दयनीय होती दिखलाई देती है और पाल शासकों की कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके जो उसका सामंत था नान्यदेव, उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मिथिला के क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया और उस समय नेपाल तक का क्षेत्र आता था। इसीलिए उसने अपनी राजधानी को इधर के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में ना बना करके बल्कि कहाँ बनाया, तो सिमरानगढ़ में बनाया, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसके दो मंत्रियों रत्नदेव और श्रीधर दास का उल्लेख प्राप्त होता है। तो दो विश्वस्त मंत्री हैं रत्नदेव और श्रीधर दास। ये दोनों के दोनों हम आगे देखें तो गंगदेव की भी सभा में दिखलाई देंगे। श्रीधर महामांडलिक जो कि एक पद हुआ करता था, के पद पर कार्यरत था, जिसका एक शिलालेख दरभंगा के ऊंध राढ़ाढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो मैंने पहले ही कहा था कि दरभंगा के क्षेत्र से कई राजाओं के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कर्णाट वंश से संबंधित हैं। तो इस तरीके से दरभंगा के ऊंध राढ़ाढ़ी से जो प्राप्त हुआ है, इसमें नान्यदेव को क्या कहा गया है, नृप कहा गया है। और ये अभिलेख किसने लिखवाया था, तो महामांडलिक श्रीधर ने लिखवाया हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि श्रीधर जो है वो महामांडलिक था और उसका जो नृप मतलब होता है राजा, उसका जो राजा है वो नान्यदेव है। इसका मतलब ये हुआ कि नान्यदेव ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था अभी कि अभिलेख जो उसके मिले थे उसमें उसने एक स्तंभ स्थापित करवाया था और बहुत सारी जानकारी अपने शासनकाल की उस पर उत्कीर्ण करवाई थी। तो आगे जो हम देखें तो दूसरा शासक है मल्लदेव। मल्लदेव जो है ये कौन है, तो ये नान्यदेव का पुत्र है। मल्लदेव और गंगदेव ये दोनों किसके, नान्यदेव के दो पुत्र हैं। अब ये दोनों शासन करेंगे, क्या दिखलाई देता है इनके विषय में, उस पर चर्चा करते हैं। मल्लदेव का एक अभिलेख दरभंगा के भीठ भगवानपुर से प्राप्त हुआ है। तो दरभंगा का जो भीठ भगवानपुर वाला क्षेत्र दिखलाई दे रहा है, यहाँ से मल्लदेव का एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें क्या लिखा है, ओम श्री मल्लदेवस लेख उत्कीर्ण है। तो हम जानते हैं ओम और श्री ये जो शब्द हैं ये पाली के शब्द हैं, ये पाली के शब्द हैं। चूंकि ये एरिया पालों का है इसलिए, और ये सामंत भी पालों के हैं, इसलिए जो मल्लदेव है ये पूरी तरीके से बौद्ध धम्मानुयायी दिखलाई दे रहा है। इसके लेख से ये बात पता चल रही है। अब ये जो है क्या करता है, प्रतापी शासक तो होता ही है, लेकिन कुछ समय के लिए ये कन्नौज नरेश जो जयचंद है ये भी बौद्ध धम्मानुयायी था, बौद्ध धम्मानुयायी था। और हम देखते हैं कि जयचंद द्वारा कई सारे स्थापत्य का निर्माण करवाया गया या बनवाए गए स्थापत्य, और जो इसके सगे संबंधी हैं, परिवारी जन हैं, वो लोग भी बहुत सारे बौद्ध स्थापत्य का निर्माण करवाते हैं, जो कि हमको सारनाथ या खास तौर से काशी वाले क्षेत्र में दिखलाई देता है। इसी प्रकार के कुछ अभिलेख या ये कहें कि कुछ स्थापत्य हमको कन्नौज के क्षेत्र में भी बने हुए दिखलाई देते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मल्लदेव संभवतः
मिथिला के पूर्वी भाग का शासक तथा गंगदेव पश्चिमी भाग का शासक था। तो इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि संभवतः नान्यदेव के अंतिम समय में या नान्यदेव के मृत्यु के पश्चात जो मिथिला का भाग है वो दो भागों में बट जाता है। मिथिला का साम्राज्य दो भागों में बट जाता है, एक पूर्वी भाग बनता है, दूसरा पश्चिमी भाग। और इन दोनों भाइयों की आपस में पट नहीं रही थी, मल्लदेव और गंगदेव की, इसलिए इन दोनों में अक्सर संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। और बहुत संभव है कि इन दोनों ने स्वयं बांट लिया हो या नान्यदेव ने ही अपने साम्राज्य को दो भागों में बांट करके अपने दोनों पुत्रों को दे दिया हो। जो भी हो, इतिहासकार यही मानते हैं कि पूर्वी भाग का जो शासक है वो मल्लदेव है और पश्चिमी भाग का शासक जो है वो गंगदेव था। तो इस तरीके से शॉर्ट में मल्लदेव के विषय में हमने जाना। बहुत ज्यादा जानकारी मल्लदेव के विषय में हमको नहीं प्राप्त है। हम अगले शासक गंगदेव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का आखिरी शासक है। इसके आगे के राजाओं की चर्चा हम भाग 2 में करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके विषय में भाग 2 में समाप्त कर लिया जाए और पूरी तरीके से हम कर्णाट वंश को समझ सकें। गंगदेव एक कुशल एवं महत्वाकांक्षी शासक था। नान्यदेव के पश्चात श्रीधर एवं रत्नदेव गंगदेव के मंत्री बन गए। मैंने ऊपर ही अभी बताया जैसा कि इन दोनों ने शासन प्रणाली को संगठित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जैसे ही नान्यदेव खत्म हुआ, इसके बाद जो अव्यवस्था दिखलाई दी उसके सुदृढ़ीकरण में, उस शासन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में ये जो श्रीधर और रत्नदेव थे इन्होंने काफी योगदान दिया था और गंगदेव की सहायता की हुई थी। इसके अलावा गंगदेव ने राजस्व वसूलने के मद्देनजर अपने राज्य को परगनों में बांट दिया था, जिसका मुखिया प्रधान चौधरी कहलाता था। तो हम देखें कि जो गंगदेव है इसने क्या किया कि जो एरिया है उसका, जो राज्य है उसको छोटे छोटे परगनों में बांट दिया और यहाँ पर एक मुखिया नियुक्त किया जो प्रधान चौधरी कहलाता था। वो राजस्व इकट्ठा करता था और गंगदेव को पहुंचाया करता था। कहने का तात्पर्य है कि राजा ने वसूली करने का एक तरीका बनाया था, टैक्स वसूलने का एक तरीका बनाया था। इसमें प्रधान चौधरी जो मुखिया रखा गया था उसको कहा जाता था। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों का निर्माण किया गया था। अब हम जानते हैं कि मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में इस तरीके की पंचायती व्यवस्था हुआ करती थी, जब गांव का मुखिया बैठता था और कई सम्मानित लोग बैठते थे, उन लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता था और 5 लोग जो पंच हुआ करते थे, इन पंच के निर्णयों को ही सर्वमान्य मान लिया जाता था। तो जो न्याय व्यवस्था है वो गंगदेव के समय में पंचायती व्यवस्था के रूप में दिखलाई देता है। आगे देखें तो कर्णाट वंश के प्रतापी शासकों में शुमार गंगदेव ने गौड़ अर्थात बंगाल पर अधिकार कर अपने को गौड़ ध्वज उपाधि से विभूषित किया। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये एक महत्वाकांक्षी, कुशल, कूटनीतिज्ञ और साहसी शासक था। इसने क्या किया कि जो गौड़ का एरिया या बंगाल का एरिया दिखलाई दे रहा है, चूंकि पालों की अब लगभग स्थिति समाप्त प्राय थी, तो उस एरिया पर कब्जा करना आसान था। इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके जो बचे हुए पाल राजा थे या इसके बाद सेन राजा थे, जो सेन राजा है खास तौर से सेन वंशीय राजा है, इन लोगों को पराजित करके इसने बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हम जानते हैं कि नान्यदेव को पराजित कर दिया था किसने? विजय सेन ने। और जब विजय सेन ने पराजित कर दिया तो इस हार का बदला लेने के लिए जो गंगदेव है इसने क्या किया? गौड़ पर आक्रमण कर दिया। और गौड़ पर आक्रमण किया ही नहीं, बंगाल पर कब्जा भी कर लिया और अपने को गौड़ ध्वज नाम की एक उपाधि से भी विभूषित कर लिया। इस तरीके से देखें तो जो कर्णाट वंश के शासक थे उन्होंने शुरुआत तो की थी सामंतशाही से,
लेकिन आगे चल करके उन लोगों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे करके मिथिला, तिरहुत से लेकर के जो खास तौर से नेपाल का एरिया है वहां तक के एरिए पर अधिकार कर लिया और तमाम प्रकार के अभिलेख लिखवाए, निर्माण कार्य करवाए। और इस तरीके से हम देखें तो जो कर्णाट वंश के शासक हैं उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और बिहार के इतिहास में एक गौरवमयी इतिहास का निर्माण करते हुए ये शासक दिखलाई देते हैं। कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि कर्णाट शासकों का जो शासनकाल था वो मिथिला का स्वर्ण युग था। तो स्वर्ण युग था कि नहीं था, इस पे शोध हो सकता है, बहुत सारे लोग शोध कर रहे हैं। लेकिन हम आगे चल करके और भी चीजें देखेंगे जो अन्य राजाओं के संदर्भ में आएंगी जो कर्णाट वंश के शासक हैं। आगे चल करके इनके द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।